चलो, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सर आयन एक्सचेंज में आयन आयन एक्सचेंज मेथड से बैलेंसिंग। आयन एक्सचेंज मेथड आयन बैलेंस एक्सचेंज करना मेथड। सीखा था, है ना? अभी मैंने कुछ रिएक्शंस बोली थी कि वो कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो मैं भेजूंगा और जो आपसे बैलेंस नहीं होंगी। अभी बताओ आयन एक्सचेंज मेथड में कितना कॉन्फिडेंस आ गया? 50%। हैं? तो सॉल्व तो हो रहा है, टाइम बहुत लग रहा है। 60%। सारे क्वेश्चन हो गए थे? यस सर, हो रहे हैं सर, लेकिन टाइम का यस सर, टाइम लग रहा है। टाइम टेकिंग मेथड है। ऑक्सीडेशन मेथड पूरी तरह से हो गया? यस सर, वो तो अच्छे से। सर, यस सर। चलो ठीक है, यस सर, ऑक्सीडेशन तो हो गया। बहुत बढ़िया है। मतलब यही क्वेश्चन मुझे फिर से आयन एक्सचेंज मेथड से बताने की जरूरत नहीं है। ये जरूरत है? नहीं सर, नहीं है, ठीक है। सर फोर्थ वाला। कौन सा? सर फोर्थ वाला क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा। सर डिक्टेट कर दें। एक मिनट। तो AS2 S2 वाला? AS2 S3 प्लस NO3। हाँ हाँ, समझ गया। यस, AS2 S3 वाला, ठीक है। चलो लिख लेता हूं मैं। AS2 S3 प्लस NO3 माइनस प्लस वाटर प्लस ASO4 3 माइनस प्लस सल्फर प्लस NO प्लस H प्लस। ये आपको बताना है मुझे आयन एक्सचेंज मेथड से। क्या क्लियर है सबको? है ना? आयन एक्सचेंज मेथड में पहला रूल क्या कहता है? ये वाटर H प्लस OH हटा दो, मिटा दो। ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, इसका -2, इसका +3, इसका +5, इसका भी +5, यहाँ पे 0, यहाँ पे +2। फिर क्या कहता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पहचानो। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का भी और इसका भी, आर्सेनिक का भी। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। आइडेंटिफाई कर लिया ना? बात समझ में आ रही है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंफर्म हो गया? यस सर। अब ये कह रहा है कि भाई नहीं, अब ऑक्सीडेशन लाइन अलग से लिखो। ऑक्सीडेशन की अलग रिएक्शन लिखो, रिडक्शन की अलग रिएक्शन लिखो। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होगी? AS2S3 goes to ASO4 3 माइनस प्लस सल्फर। और रिडक्शन की रिएक्शन क्या होगी? NO3 माइनस goes to NO प्लस। इतना काम कर लिया कि नहीं बताओ? यही तो कह रहा है रूल। अब रूल क्या कह रहा है कि इनको बैलेंस करो, नंबर ऑफ एटम बैलेंस करो। अब बताओ, इसके 2 एटम हो जाएंगे, सल्फर के 3 एटम हो जाएंगे, एटम बैलेंस हो गए। अगला रूल क्या कहता है? ऑक्सीजन बैलेंस करो। बताते जाओ, रूल यही कहता है ना? यस सर। यस सर। अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो इधर कितने ऑक्सीजन है? 8। 8 तो भैया हम इधर 8 वाटर मॉलिक्यूल डाल दें। 8H2O 8H 16H प्लस अब मुझे हाइड्रोजन ऐड 16H प्लस इस साइड। 16H प्लस हो जाएंगे। बोलो सही है? यस सर। यस अब सर। मुझे चार्ज बैलेंस करना है। इधर 0 चार्ज है, इधर चार्ज कितना है? 2 +10 -6 और ये 16, 10 वो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, 0 हो जाएगा। क्योंकि Yes, sir. यहाँ से निगेटिव, 10 यहाँ से निगेटिव और 16 यहाँ से पॉजिटिव, 0 हो गया। सर हम लोग चार्ज क्यों बैलेंस करते हैं? अरे रूल, अब इसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है उसके बाद चार्ज बैलेंस करते हैं। यस या नो? यस सर। नहीं सर, चार्ज तो बाद में कट जाता है ना, तो अगर ना भी करे तो कोई दिक्कत आगे पड़ेगी? हाँ, दिक्कत पड़ेगी। चार्ज तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। चार्ज यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब इतना ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन में आ जाते हैं। इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो अदर एटम बैलेंस है। अगला रूल क्या करना है? ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 1 है, कितने कमी है? इधर +2। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, इधर कितने? 4, तो क्या करेंगे? 4H प्लस डाल दें।
यस या नो? Yes, sir. अब हमारे पास इधर चार्ज कितना हो गया -1 और इधर प्लस कितना हो गया 4, तो ये +3 बचा और इधर 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 0 बनाने के लिए क्या 3 इलेक्ट्रॉन देगा दूं? +3. Yes, sir. बराबर हो गया, करेक्ट। अब क्या करना है? अब मुझे ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने हैं। कैंसिल करने के लिए क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. से मल्टीप्लाई होगी 3as2s3 प्लस 24s2o, ये जाएगा आपका 6asO4 3 माइनस प्लस 9 सल्फर प्लस 48 48. और प्लस 30 इलेक्ट्रॉन। यस या नो? Yes, sir. और ये आ Yes, जाएगा sir. 10NO3 माइनस, ये आ जाएगा आपका 40H प्लस 40H plus और ये 30 इलेक्ट्रॉन 3 electrons, और यहाँ पे 10NO 10 NO, और यहाँ पे 20। 20. यस या नो? अब हमको क्या करना है? ये दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करो, जो कॉमन चीजें कट कर दो। 30 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, रिएक्टेंट में 30 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट में 30 इलेक्ट्रॉन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे पास यहाँ पे 10H प्लस है रिएक्टेंट में और 40H प्लस है, यहाँ पे 48H प्लस है, तो क्या इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 8H प्लस बचेगा? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे 20 वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आपके 24, तो इनको जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4H2 बचेगा। 4H2. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख दो, क्या होगा? 3as2 S3 प्लस 10NO3 माइनस, और क्या बचा इधर? इधर बचा 4H2. 4H2O और goes to 6asO4 3 माइनस, ठीक है। और इधर क्या बचा? 9s प्लस 10NO प्लस 8H प्लस। यस या नो? Yes. Sir. Yes, sir. बिल्कुल सिंपल, रूल के बाहर मैं कहीं भी नहीं गया, जो रूल कह रहा था वही रूल के हिसाब से मैं करता चला गया, सीधा मुझे आंसर मिल गया। यस या नो बेटा? Yes, sir. Yes. अभी कहीं भी डाउट हो किसी स्टेप में पूछ सकते हो आप मेरे से। आज क्लियर ज्यादा आ रहा होगा ना? Yes, sir. Yes, हमेशा क्लियर रहता है। पता नहीं सर क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है? ठीक है, चलो स्कोर अप करें। कर दीजिए. Yes, sir. और कोई क्वेश्चन जो आयन एक्सचेंज मेथड से ना हो रहा हो? नो सर, सारे हो गए। सारे हो गए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं घर के लिए दूंगा आपको, ठीक है। आप घर के लिए मैं वो फोटो भेज दूंगा, ठीक है, चलेगा? है ना? Okay, sir. हाँ, क्लास के बाद आपके पास फोटो भेज दूंगा कि वो क्वेश्चन आपको घर से करने हैं। वो होंगे नहीं वैसे, फिर भी मतलब कोशिश करनी है, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा अगली क्लास में। देखो, मेरा क्वेश्चन ऐसे देने का मतलब जो नहीं होंगे वो देने का रीजन एक ही है, आपको परेशान करना, ठीक है। और आप परेशान हो फिर वो चीजें सीखें कि यार इतना सर ने अच्छे सिखाया फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्यों? तो कहीं ना कहीं मेरे से अभी रह गया है चीजें, तो वो मैं हर तरह से आपको सिखा रहा हूँ कि कहीं से भी कुछ भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अपन लोग करेंगे, ठीक है। परफेक्शन की तरफ चलना। अब बेटा आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एन फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, मतलब ये समझ लो कि इसके आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसको आसान बनाना है, तो एन फैक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो एन फैक्टर, वो सर कौन सा वेक्टर? एन फैक्टर, ठीक है, इसको एनएफ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एन फैक्टर, एनएफ, करेक्ट। एन फैक्टर कुछ नहीं है, ये मतलब एक तरह का हर सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। एन फैक्टर एक वैल्यू है जो कभी भी नेवर बी नेगेटिव, एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। एन फैक्टर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी जीरो नहीं हो सकता। ये दो बातें बिल्कुल अपने मतलब दिमाग में बैठा लो, ठीक है।
अब n फैक्टर किसके लिए क्या क्या होता है, ये हमको बहुत सारे केसेस पढ़ने के बाद अब पता चलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले n फैक्टर पढ़ते हैं, n फैक्टर फॉर एलिमेंट्स, ठीक है। n फैक्टर फॉर एलिमेंट्स क्या होता है, n फैक्टर किसके बराबर होता है एलिमेंट्स के केस में, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, n फैक्टर इक्वल टू वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अगर कोई मतलब एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसकी जो वैलेंसी है वही उसका क्या होगा, n फैक्टर होगा। अब बेसिकली अगर किसी कंपाउंड की वैलेंसी एक से ज्यादा भी है तो उसको हम यहाँ पे कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अगर वैलेंसी एक से ज्यादा है तो हम उसका n फैक्टर नहीं बता पाएंगे इस केस, क्लियर है। तो हमको उन्हीं की बताना है जिनकी फिक्स वैलेंसी होती है। जैसे कि अगर हमारे पास Na है तो Na 1 क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड बनाना, मतलब क्लोरीन बना सकता है। तो Na क्या होगा, 1 आएगा, n फैक्टर कितना आएगा 1। Mg है, इसका n फैक्टर कितना होगा +2 2 प्लस कहने की जरूरत नहीं, हमेशा 2 हो क्योंकि वो पहले ऊपर लिख दिया, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। Mg का कितना आएगा +2। एल्युमिनियम ले लेते हैं तो कितना आएगा 3 3 मतलब अगर आपने एलिमेंट बोला तो उसका n फैक्टर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कैसे, अगर उसकी वैल्यू पता है। सर क्लोरीन है तो क्लोरीन है तो नहीं कह सकते, ठीक है। सर अगर वेरिएबल वैलेंसी हो तो हाँ तो मैंने बोला ना वेरिएबल वैलेंसी नहीं बता सकते, करेक्ट। ऐसा पूछ नोबल गैसेस में क्या कहेंगे? नोबल गैसेस में जी नोबल गैसेस में कोई ऐसा होता ही नहीं, उनकी वैलेंसी नहीं होती। लेकिन जीरो तो हो नहीं तो सकता। जीरो होनी हाँ, चाहिए। तो मैंने बोल दिया ना जीरो कि तो हो नहीं सकता। वैलेंसी नहीं होती तो उनको नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ही एलिमेंट्स, मतलब केवल मेटल। हाँ ऐसे ही जो आपके कोई बॉन्ड बनाते हैं उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। इसकी कुछ लिमिटेशन है लेकिन ये बहुत गजब वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सर तो मतलब जैसे अच्छा सर तो इनर्ट गैसेस का एन फैक्टर नहीं होता? इनर्ट गैसेस का एन फैक्टर नहीं होता है क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करती हैं। सर जेनन भी तो बनाता है हाँ, बॉन्ड्स। कौन? जेडन सर जेनॉन जेनॉन बनाता है, वो तो एक्सेप्शन है ना, अलग है, करेक्ट। अरे सर तो वो क्वेश्चन में जब आएगा उसके लिए भी है मेरे पास, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में उसका नहीं होगा कुछ, ठीक है, एन फैक्टर। बट वो रिएक्शन में जब होगा तो हम उसका एन फैक्टर बताएंगे, क्लियर। ओके सर। रिएक्शन में जब आएगा तो हम उसका एन फैक्टर बताएंगे क्या होता है। यस सर। आप देखो बेटा, यहाँ पे दूसरी चीज देख लेते हैं, एन फैक्टर फॉर कंपाउंड। कंपाउंड्स का अगर हमें निकालना है तो कंपाउंड्स में 3 तरह के होते हैं। क्या होता है, एक आपका एसिड होता है, बेसिस एंड न्यूट्रल। एक एसिड होता है, एक बेस होता है, ठीक है, और एक आपका होता है सॉल्ट यहाँ पे एसिड और बेस और आपका न्यूट्रल, सॉल्ट न्यूट्रल, ठीक है। हमें इन 3 का एन फैक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एन फैक्टर पहले हमने एलिमेंट के लिए पढ़ लिया, अब हम एन फैक्टर फॉर कंपाउंड पढ़ रहे हैं। कंपाउंड में एसिड, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं क्या, एन फैक्टर ऑफ एसिड, ठीक है, एन फैक्टर ऑफ एसिड। याद रखिएगा इस केस में एन फैक्टर इक्वल टू बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन जो आपका वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। बेसिसिटी यही तो होती है, यस सर। यस सर। जितना H प्लस डोनेट कर सके वही उसकी बेसिसिटी है। तो एन फैक्टर इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ दैट, बेसिसिटी ऑफ एसिड, करेक्ट, एसिड की बेसिसिटी के बारे में। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एन फैक्टर इज इक्वल टू moles of H plus ion replaceable per mole of that acid।
ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एन फैक्टर किसके बराबर है कि मोल्स ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल पर मोल ऑफ दैट एसिड, वही उसके आपका एन फैक्टर होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो HCl है, HCl क्या करता है, H प्लस और Cl माइनस में जाता है। बोलो यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. इसका एन Yes, फैक्टर sir. क्या होगा 1, 1. क्योंकि 1 मोल HCl आपका 1 मोल H प्लस देता है, तो HCl का एन फैक्टर क्या आएगा 1। 1 अगर H2CO3 है, H2CO3 है, ये क्या करेगा 2 प्लस 2. और CO3 2 माइनस, एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2। 2. बात समझ में आ रही है। HNO3 है, ये क्या करता है H प्लस और NO3 माइनस, 1. इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1। 1. HNO2 है, ये कहाँ जाता है H प्लस और NO2 माइनस, 1. इसका एन फैक्टर कितना 1. अगर आपका CH3COH है तो ये कैसे जाता है H और H plus माइनस, CH3 और H plus एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1. 1। क्या बात सर, समझ में आ रही? H3PO4 H2CO3 का एन अभी फैक्टर 2 आ रहा है बेटा सब। हाँ क्या बेटा, H2CO3 का सर एन फैक्टर 2 कैसे हुआ? क्योंकि ये 1 मोल इसका 2H प्लस आयन दे रहा है ना, 1 अच्छा, मोल है और 2H प्लस दे रहा है, तो यही तो कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल पर मोल ऑफ दैट एसिड। ठीक है सर। करेक्ट। अब ये CH3COH हो गया। अगर आपसे कहे कि H2C2O4, इसका दूसरा नाम क्या है ऑक्जेलिक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या है ऑक्जेलिक एसिड। अगर हम इसको दें तो 2H प्लस C2O4 2 माइनस, 2 इसका फैक्टर कितना आएगा 2. बात समझ में आ रही है। मतलब 1 मोल आयन कितने H प्लस दे सकता है, वही उसका क्या होगा एन फैक्टर। आप इसका नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट करो इसको। सर कौन कौन नॉर्मेलिटी के लिए यूज होगा क्या सर? हाँ बेटा। सर सर कौन कौन से एसिड होते हैं जिनकी बेसिसिटी के साथ एक्सेप्शन होता है? अभी आ रहा है, वो भी आ रहा है। सर H3PO3। हाँ बिल्कुल, अभी अगला आ रहा है। सर ये नॉर्मेलिटी के लिए यूज होता है क्या? कौन? हाँ ये नॉर्मेलिटी में यूज होगा। यस यस, इधर तरफ कर दो इस साइड वाला। यस सर। हाँ सर। तो पूरा कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे H2C2 हो गया। अब एक एक्सेप्शन है, वो क्या है H3BO3 ऑर्थो बोरिक एसिड। इनके कॉमन नेम भी याद रखिएगा। ऑर्थोबोरिक एसिड का एन फैक्टर क्या होता है 1। दिखने में यहाँ पे लग रहा है कि आपको 3H प्लस होंगे इसके, तो इसका एन फैक्टर कितना आना चाहिए 3, बट एक्चुअली ये क्या होता है एन फैक्टर 1 होता है। इसका याद रखिएगा अच्छे से, H3BO3। करेक्ट। तो कैसे? हाँ कैसे? क्यों? कैसे होगा ये आपको मैं तब बताऊंगा जब मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस मुझे बताना पड़ेगा, वो फिर जाके मैं। ठीक है, और इसमें आपका ये एक्सेप्शन है, याद रखना अभी के लिए कि एन फैक्टर इसका 1 होगा। अभी के लिए एक्सेप्शन याद रखना। ठीक है, तो आपका एसिड के केस में एन फैक्टर बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड और इक्वल टू मोल्स ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल पर मोल ऑफ दैट एसिड। यहां से हमने HCl का निकाल दिया, H2CO3, HNO3, HNO2, CH3COH और H2CO3। जो आप किसी का भी H प्लस अगर वो कितने H प्लस दे रहा है पर मोल ऑफ दैट एसिड तो आप निकाल सकते हैं। यस या नो? यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. देखो बेटा, यहां से अब हम लोग 1.2 काज करेंगे। कैसे कि हम एन फैक्टर सीख रहे हैं और एन फैक्टर की हेल्प से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो आप समझिए कि एन फैक्टर अगर पता हो तो उससे स्ट्रक्चर कैसे बताते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पहला केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1, ऑल ऑक्सी एसिड्स of sulfur has n factor 2। जितने ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हैं उनका n फैक्टर ऑलवेज 2 होगा।
ठीक है। अगर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर का n फैक्टर 2 है तो इसका मतलब उनके पास 2 H प्लस होने चाहिए। ये बात क्लियर हो रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई भी कंपाउंड, ऑक्सी एसिड आप नहीं जानते हो कि क्या होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि n फैक्टर अगर 2 है तो वो 2 H प्लस देगा। ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो अगर n फैक्टर 2 है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होगा, करेक्ट? क्योंकि वही आपका H प्लस देते हैं आसानी से, क्योंकि पोलैरिटी आ जाती बॉन्ड में। जैसे H और Cl के बीच में बॉन्ड था, Cl बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H प्लस को आसानी से निकाल देगा। यहाँ पे क्या था, H2CO3 था, यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी आपका कभी भी ऑक्सी एसिड्स का n फैक्टर 2 आ रहा है, मतलब समझ लीजिए कि वो ऑक्सीजन से अटैच्ड एटम है, क्योंकि ऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। बात समझ में आ गई? तो ऑक्सी एसिड्स कह दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और अगर कह दिया कि n फैक्टर 2 है मतलब 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होंगे, क्योंकि उनको 2 H प्लस देने हैं। इतनी बात सबको क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. अब आ जाते हैं H2SO4, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला था कि रट लो, अभी हम समझने जा रहे हैं। H2SO4 सल्फर का ऑक्सी एसिड है कि नहीं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है। Yes, sir. Yes, sir. अब इसका n फैक्टर 2 है तो सल्फर इसमें सेंट्रल एटम है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वही सेंट्रल एटम होता है। अब क्या है कि अगर इसका n फैक्टर 2 है तो 2 OH बॉन्ड होने चाहिए, यस या नो? बोलो। यस सर। क्योंकि अगर इसका n फैक्टर 2 Yes, sir. तो मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जुड़ना पड़ेगा, इधर भी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है? वैसे हम सारे स्ट्रक्चर रट्टा मारते हैं, लेकिन यहाँ n फैक्टर के हेल्प से हम आसानी से याद कर पाएंगे कोरिलेशन बना के, ठीक है? क्योंकि n फैक्टर अगर 2 है तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन होने चाहिए। ये आपका हो गया। अब बचे कितने ऑक्सीजन? 2। तो वो दोनों ऑक्सीजन कहाँ चले जाते हैं? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। बात समझ में आई? ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, करेक्ट? वैसे तो स्ट्रक्चर सब रटते हैं, ये भी स्ट्रक्चर रटना है, लेकिन कैसे मैं याद रखूं लॉन्ग टर्म तक मुझे H2SO4 का स्ट्रक्चर याद रहे, इसलिए मैं n फैक्टर की हेल्प से इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं। वैसे तो इनऑर्गेनिक में सब चीजें रटनी होती है, बट फिर भी मैं आपका रटना आसान कर रहा हूँ। बात इतनी समझ में आ रही सबको? सर एक बार बता दीजिए। हाँ, फिर से बता देता हूँ इसको। H2SO4 है, हमको ये पता है कि जितने भी सल्फर के ऑक्सी एसिड्स हैं उनका n फैक्टर 2 है, तो मतलब वहां पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन होने चाहिए, क्योंकि इनका n फैक्टर 2 है। और n फैक्टर 2 होने का मतलब 2 एसिडिक हाइड्रोजन, और 2 एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन होने चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब बचे 2 ऑक्सीजन, तो वो हमेशा डबल बॉन्ड हो में जाते हैं। सल्फर के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है? अब ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो क्या आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका n फैक्टर, सब चीजें बता सकते हैं इसमें? Yes, sir. Yes, sir. जो भी है, ठीक है? अब अगर H2SO4 ये है, अब मान लो सल्फर के हम ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं बी पार्ट में। एक अगर होता है H2SO5, देखो ये H2SO4 है, ये H2SO5 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लियर बात है कि जो सल्फर है उसके साथ 2 H होंगे, यस या नो? 2 H होंगे। करेक्ट? इतनी बात क्लियर है सबको? यस या नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब जो बाकी बचे ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड हो बना लेंगे। अब लेकिन फिर भी एक ऑक्सीजन बच गया, वो कहां जाएगा? तो बेटा वो इसके बीच में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? Peroxide bond. ये IIT में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पेरोक्साइड बॉन्ड, तो H2SO5 भी दिया हुआ था। तो अगर ये चीज पता है तभी उसका स्ट्रक्चर क्लियर कर पाओगे।
बिल्कुल H2SO4 की तरह स्ट्रक्चर होता है, बस इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन ज्यादा आ जाता है, बस इतनी सी बात है। करेक्ट। ओलियम का क्या होगा किसका? सर? ओलियम सर H2S2O7। अरे बेटा सब आ रहे हैं, एक एक बात की बात करेंगे, तुम आगे आगे क्या सोच रहे हो, हर बात का सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है? सर वो आपने पेरोक्साइड बॉन्ड लिखा है। हाँ ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, यस। अब देखो बेटा यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत मजेदार टॉपिक है ये, एक बार अगर आप इसको पकड़ लिए तो फिर बस काम हो जाएगा। अब इसके बाद सी पार्ट में आ जाते हैं। देखिए जितने H2S2O6, ये एक एनालॉजी करके बता रहा हूं, आपको आसान हो जाएगा याद करना। अगर H2S2O6 का स्ट्रक्चर पता है और H2S2O7 कर दिया, मतलब यही स्ट्रक्चर है बट एक ऑक्सीजन बढ़ गया। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया, एक ऑक्सीजन कहीं बीच में घुस जाएगा। Yes. ठीक है, पेरोक्साइड यहाँ पे एक और ऑक्सीजन बढ़ा दिया H2S2O8, इसको बोलते हैं ओलियम। ठीक है, ओलियम बोलते हैं। H2S2O7 को क्या बोलते हैं? ओलियम। और H2S2O8 को क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड। मार्शल एसिड। मार्शल एसिड। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ये मार्शल एसिड हो गया। अब सर, ऐसा क्यों? ये आपका जो ये है, ये या इससे आगे दो दो जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते गए ऑक्सीजन बीच में जाएंगे। अब क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन कांस्टेंट रख रहे हैं, सल्फर बढ़ा रहे हैं, H2S3O6। अगला बनाया H2S4O6, अगला बनाया H2SnO6। ठीक है, इतने सारे स्ट्रक्चर हमको सीखना है, बस केवल अगर हमको इसका स्ट्रक्चर पता है ना तो सबका स्ट्रक्चर निकल आएगा। बहुत बढ़िया चीज, मजा आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर किसका, H2S2O6 का। अगर इसका स्ट्रक्चर क्लियर है बाकी सारे स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे। अब देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे सल्फर, पहले अभी तक जितने सल्फर थे उनमें एक सल्फर था, इस वाले में सल्फर दो हो गए, कोई बात नहीं। सल्फर को सल्फर ऐसे रख दो, दो सल्फर ऐसे रख दो, क्योंकि सेंट्रल एटम तो वही है। एक बात और याद रखिएगा कि आईआईटी में ये भी आया कि which of the following has, इन ये चारों में which of the following has सल्फर सल्फर लिंकेज, और कितने सल्फर सल्फर लिंकेज है, इन सभी के आंसर सिर्फ स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो बहुत सारी इनऑर्गेनिक की चीजें यहीं पे खत्म कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो हमको पता है कि स्कैन फैक्टर कितना है, 2। जितने भी सल्फर के ऑक्सी एसिड्स हैं सबका एन फैक्टर 2 है। अगर इनका एन फैक्टर 2 है तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बेटा एक OH बॉन्ड इधर होगा और एक OH बॉन्ड इधर होगा, यस या नो? सही है। Yes, sir. यस। अब मेरे पास Yes, sir. ऑक्सीजन बच रहा है, सारे सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना दो, सबको OO पिला दो, ऑक्सीजन जीने के लिए जरूरी है। करेक्ट, तो ऑक्सीजन सबको दे दिया। करेक्ट, अभी क्या कोई एक भी बचा है? नो सर। कोई हाइड्रोजन बचा है? सब यूज हो गए ना, तो बेटा यहाँ पे सल्फर सल्फर लिंकेज हो। बोलो सही है? यस। सबसे Yes, बड़ी बात, हमने सोचा कैसे, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ सोचा कैसे, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें क्या करना है। हमें पता है कि इसका एन फैक्टर 2 है, तो भैया इसके पास सेंट्रल एटम में 2 सल्फर है, तो इसका एन फैक्टर 2 है तो 2 H लगा दो, एक OH इधर एक OH इधर। यही तो हम करते आ रहे हैं, चाहे पीछे हो चाहे यहाँ हो। ठीक है, अब हमारे पास बचा ऑक्सीजन, सबको डबल बॉन्ड देना है, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ये बात पक्की है। करेक्ट, ये भी बना दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मुझे मजबूरी में सल्फर सल्फर जोड़ना पड़ेगा, और जब सल्फर सल्फर जोड़ दिया मतलब यहाँ पे एक सल्फर सल्फर लिंकेज है। करेक्ट, सबको बात क्लियर है? अब एक बात समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे स्ट्रक्चर बताओ H2O6 2 माइनस का, किसका बताओ? H2O6 2 माइनस का। सर H हट जाएगा। सर एच हट जाएंगे साइड से। जाएगा, और जब H हटेंगे नेगेटिव चार्ज इसको देगा, और ये Yes. H जब हटेगा तो अपना नेगेटिव चार्ज इसको देगा। बोलो सही है, यही स्ट्रक्चर है कि नहीं? ये सर Yes. Yes, sir. सर। बहुत बढ़िया, ये बना देते हैं अभी मैं सारे बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा है, और इससे जुड़ा है तो फिर से वही होगा, सल्फर सल्फर
और एक ऑक्सीजन यहाँ रख दो, एक ऑक्सीजन यहाँ रख दो, बाकी सबको डबल बॉन्ड दे दो। बिल्कुल सही, ये इसी का पार्ट है। अगर मैं कह दूं कि Na2H2O6 बता दो क्या है? हाइड्रोजन को वजह है Na लग जाएगा ओके सर। हाइड्रोजन क्या लग जाएगा? कॉमन बात है कि यहाँ पे ONA कर दो और यहाँ पे भी ONA कर दो और ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सल्फर सल्फर। बताओ बेटा क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत है क्या? इसका स्ट्रक्चर सब इसी से रिलेटेड है। अगर इसका स्ट्रक्चर बताया तो इन सभी के स्ट्रक्चर बता दूंगा। हाँ सर, बताओ बेटा, क्लियर है सबको? बिल्कुल यस सर क्लियर है। बनाओ। अब देखो, अब करना क्या है? अगर हम यहाँ पे जाएं, अब ओलियम का बनाना है तो पूरा सेम है, एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो सल्फर सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन घुसा दो। अब 2 ऑक्सीजन बढ़ गए, 2 ऑक्सीजन घुसा दो, खत्म हो गया सबके स्ट्रक्चर। देख रहे हो? सर जितने भी ऑक्सीजन बढ़ेंगे वो सर वो सारे हम लोग सल्फर के बीच में जाएंगे। या सल्फर सल्फर के बीच में जाएंगे। अभी इतना बनाओ फिर आगे बताता हूँ मैं। बनाओ बनाओ फटाफट। सर आगे तो लगा बना दे लिया दो। सर, आगे बना लिया सर वो सर हो गया। बना लिया सर। फिर बहुत बढ़िया बात है, तुम लोग तो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमको बनाना है H2S2O7 का। H2S2O7 का स्ट्रक्चर बनाना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वही हमें करना है। स्कैन फैक्टर 2 है तो भैया 2 OH लगे होंगे। बार बार मैं वही कर रहा हूँ, कुछ भी नई चीज नहीं कर रहा हूँ। H2S2O7 स्कैन फैक्टर 2 है, अगर स्कैन फैक्टर 2 है तो 2 OH लगे होंगे। बाकी सारे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, सारे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, सारे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो। तो यस या नो? यस सर। अभी क्या एक ऑक्सीजन बच गया भैया, यहाँ पे लगा दो। यस ये स्ट्रक्चर है H2S2O7। अब मुझे बताओ ये ऑक्सीजन किस ऑक्सीजन में होगा? सर क्या? दबा दो। ये बेटा -2 पे ही तो होगा। यस सर। -2 है तो इसके हाँ, सर। साथ +1 देगा, इसके साथ +1 देगा। याद आ रहा है? और यस सर यस सर +2 देगा, प्लस हाँ सर, हाँ यस सर। और ये -2 प्लस माइनस 2 +1 याद आ रहा है? यस सर यस सर। तो सिखाया गया था कि नहीं आपको? यस सर बताया था। वहां पे स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि अभी के लिए रट लो। अभी आपको समझ में आ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यस सर आ गया। सर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो सल्फर है सर, वो बीच में होना चाहिए सर। ऑक्सीजन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, वो पेरोक्साइड फॉर्म में नहीं होगा। नहीं बेटा, कहाँ सारे ऑक्सीजन यूज हो गए, एक ही ऑक्सीजन बचा ना, पेरोक्साइड कैसे बनेगा? अब अगर आपसे कहे कि H2O7 2- का स्ट्रक्चर बना दो, बना दोगे? यस सर। ओ बीच अगर में वो सर। आपसे कहे कि Na2H2O7 का स्ट्रक्चर बना दो तो बना दोगे? यस सर। मतलब ये सारे स्ट्रक्चर यहीं पे आएंगे, सब यहीं से आ रहे हैं। यस या नो? यस यस सर। अब अगर मुझसे Yes, sir. कहता है H2S2O8 बता दो, मार्शल एसिड है ये, ठीक है? ये मार्शल एसिड है कि नहीं? यस सर। इसका Yes, sir. स्ट्रक्चर यस सर। फिर से तो बीच में दो। सल्फर सर बीच में एक और लगा दें ऑक्सीजन। और एक OH और एक OH इधर लगा दिया। N फैक्टर 2 है तो 2 OH लग गए। फिर सबको जीने के लिए ऑक्सीजन दे देते हैं, ऑक्सीजन जीने के लिए जरूरी है, ठीक है? अब फिर भी ऑक्सीजन बच गए, क्या करेंगे? सल्फर के बीच में। सल्फर के बीच में दो। तो सल्फर के बीच में दोनों ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या परऑक्साइड लिंकेज होगा? यस सर। यस सर। इसको हम परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। और क्या ये ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे? यस यस सर। परऑक्साइड लिंकेज है, करेक्ट? तो ऐसे ही H2O8 2- का आ जाए तो आपको बनाने की जो कोई दिक्कत नहीं है। H की जगह पे Na लग जाए या H की जगह पे K लग जाए, क्या कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। समझ गया ना? सीख रहे हो ना? मतलब आपने ऊपर के सारे स्ट्रक्चर सीख लिए, किससे? सब डिराइव्ड कहां से हुए हैं? H2S2O6। अगर H2S2O6 का पता है तो भैया हमने यहाँ पे क्या किया, उसका बना दिया। ऑक्सीजन बढ़ने लगे तो ऑक्सीजन इसके बीच में लगा दिया, फिर एक ऑक्सीजन बढ़ गया फिर इसके बीच में लगा दिया। बात क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सर। हो गया कर सर। लिया। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। सर सल्फर वाला नहीं बताया सर आपने। कौन सा? क्या नहीं बताया बताओ। तो सल्फर वाला More than 2 sulfur. सर सल्फर सर H2S3O6 जो आपने लिखा है। अरे भैया अभी कहा मतलब तुम इतना काहे परेशान हो? आ तो रहा हूं ना यार भाई, क्या चाहते हो ना बताओ। आ रहा हूं भैया, भागूंगा नहीं, सब बता के जाऊंगा, टेंशन ना लो तुम, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? सर कहीं जा ही नहीं सकते। अगला स्ट्रक्चर बनाना है H2S3O6। अब हमने इसका बनाना सीख लिया, इसका सीख लिया, इसका सीख लिया। अब हम नीचे आ रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन फिक्स है लेकिन सल्फर बढ़ रहे हैं। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। क्या करना है? सल्फर रखो, सल्फर रखो, दो सल्फर रखो पेरोक्साइड और बीच में n फैक्टर 2 है बीच तो में क्या हम सल्फर। OH और OH लगा दें, यस या नो? Yes, sir. n फैक्टर 2 है, फिर इनको जीने के लिए ऑक्सीजन दे देते हैं, तो जीने के लिए ऑक्सीजन मिल गया इनको। बोलो सही है? करेक्ट। Yes, sir. अब Yes, sir. अब एक सल्फर बचा है और एक सल्फर जो बचा है वो कहाँ जाएगा? बीच सल्फर सल्फर के बीच में। सल्फर के बीच में। अब बताओ इसमें कितने सल्फर सल्फर लिंकेज हैं? सर 2 सर 2 2 अगर 3 सल्फर होते हैं तो 2 लिंकेज होते हैं, अगर 4 सल्फर होंगे तो कितने लिंकेज होंगे? 3. बात समझ में आ रही है? अच्छा अब बताओ इसमें अगर मैं कहूं कि इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तो बता दोगे? यस सर Yes, sir. बताओ इसका क्या होगा? सर 5 सर 5 5 आएगा ना? यस यस सर सर 0 का 0 इसका 5 5. निकाल चुके हो ना? यस सर। अब मैं Yes, कहूं कि आप स्ट्रक्चर बना के बताओ H3O6 2- बना दोगे? या आपसे मैं Yes, sir. यस H3O6 का स्ट्रक्चर बना दोगे? सर यस सर। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको तरीका समझ में आ गया, सारे स्ट्रक्चर बना देंगे हम इसके। क्लियर? अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं कहूं कि H2S4O6 का स्ट्रक्चर बनाओ, किसका बताओ? H2S4O6 का स्ट्रक्चर बनाओ। फिर से क्या करें? 2 S घुसा देंगे। सल्फर और यहाँ सर बीच में 2s घुसा देंगे। हाँ यहाँ पे OH। क्या क्लियर है बात बेटे? समझ में आ रही है? 2 n फैक्टर आ गया, हाँ सर। 2 यस सर। तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन लगा दिया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्या लग गया ये? 1 मिनट। सर वीडियो फ्रीज हो गया। सर वीडियो ऑन हो गया। चलो अब देखो H2S4O6 है, इसमें क्या करना है अपने को कि अपन ने n फैक्टर 2 था तो 2 OH लगा दिए, बाकी जितने ऑक्सीजन थे सबको ऑक्सीजन पिला दिया। अब अगला काम क्या बचा? मेरे पास 2 सल्फर और बच रहे हैं, क्या करना है? सब सल्फर के बीच में। बोलो करेक्ट है। अब इसका स्ट्रक्चर हो या फिर आपको S4O6 का स्ट्रक्चर आए 2- या फिर Na2S4O6 का स्ट्रक्चर आए, क्या सारे के स्ट्रक्चर बना लेंगे आप? यस सर। यस सर। ये सब वही है। अब इसमें बताओ सल्फर सल्फर लिंकेज कितने हैं? 3. 3। 3. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सल्फर सल्फर लिंकेज R3। ठीक है, इस वाले में कितने हैं सल्फर सल्फर लिंकेज? 2. 2 करेक्ट। अब इसमें इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन, एवरेज ऑक्सीडेशन सब बता सकते हैं? ये है 5। 5. प्लस 0 0 5 0 plus 0 5. एवरेज 2.5. ये 5 0 क्या है? 5 बता दो बेटा, कहीं भी कोई दिक्कत है? No, sir. अब आप मुझे बना के दिखाएंगे H2SnO6 का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। सर n टाइम्स बीच में ऐसा आ जाएंगे। सर n टाइम्स s बीच में 10 times उसमें से बीच 2 में। हटा के Minus 2 times. n minus 2 टाइम्स बीच कोई में। जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो, मुझे बताओ। और n फैक्टर उसका वो भी बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताओ सल्फर की। सर फिर कल बता। सर 5 5 बाकी सब में 0 प्लस 5 और बाकी सबकी 0। बाकी सब में 0 एवरेज ऑक्सीडेशन बीच वाले 0 होंगे। सर SN बीच में होगा सर बाकी 10 by n 10 by n 10 by n 10 by n 10/n। वेरी गुड। यहाँ पे देखो सल्फर है, यहाँ पे सल्फर,
यस सर। फैक्टर 2 है तो 2 OH लगाएंगे भैया, बिल्कुल क्लियर, 2 OH लगा देंगे, बहुत बढ़िया बात। अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये भी काम करेंगे, यस या नो? यस सर। अब मेरे पास 2 सल्फर यूज हो गए, तो बीच में कितने सल्फर आएंगे? N-2 N-2 सल्फर आएंगे, यस या नो? Yes, sir. ये इसका स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं बताओ, अगर मैं कहूं तो इसका ऑक्सीडेशन +5 होगा, कैसे, ये भी बताने की बात जरूरत है, क्योंकि ये -2 है, -2 ये -2 तो +1 और ये +1 +5, और इसका 0 होगा, और 0 सल्फर का सल्फर की वजह से कोई ऑक्सीडेशन स्टेट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इसका भी क्या होगा, +5, बोलो सही, मतलब बीच में जितने सल्फर होंगे सबका 0, यस या नो? Yes, sir. यस सर। अब अगर मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या होगा, +5 +0 और +5 और डिवाइडेड बाय N. N तो क्या आ जाएगा, 10/n। ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। इंडिविजुअल भी मैंने बता दिया, चूंकि हमें स्ट्रक्चर बता दिया, यस या नो? यस सर। Yes, sir. N-2 के सामने है। इन सभी का स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात है? सर n से क्यों No, डिवाइड sir. होगा सर? नहीं sir. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सल्फर के कितने हैं, सर आ गया। n, तो क्या होता है एवरेज ऑक्सीडेशन, टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। सर हाँ, वहाँ पे सर N-2 क्यों किया? N-2 क्यों किया, कि सल्फर टोटल n है और 2 सल्फर में पहले यूज कर चुका हूं, तो बीच में कितने आएंगे? ओके सर। अब मुझे बताओ सल्फर सल्फर लिंकेज कितने होंगे, बहुत बढ़िया याद सर N-1 So N-1. बहुत मस्त, N-1 बात समझ में आ रही ना, मतलब कोई भी परेशानी वाली बात नहीं, अगर आपने सही से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके रखा है, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, यस या नो? यस सर। Yes sir. Yes, sir. इनके किसी के स्ट्रक्चर भूलने नहीं है, क्योंकि अब आप इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसकी हेल्प से, तो वहाँ पे N-1 क्यों होगा? वहाँ पे N-1 कैसे हुआ सर? बेटा यहाँ पे 2 कैसे हुआ, ये मुझे बता दो। जैसे वहाँ हूँ वैसे यहाँ हूँ। 2 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 सल्फर थे, लिंकेज बने 2, यहाँ पे 4 सल्फर थे, लिंकेज बने 3, मतलब हमेशा एक कम बनता है। यहाँ पे सल्फर n है, तो कितने बनेंगे, N-1। N-1. यस या नो? Yes, sir. Thank you. Yes. अभी कहीं कोई डाउट नहीं है, पक्का? सर हाँ, यस सर। N फैक्टर की सर बेसिक डेफिनेशन क्या है? एन फैक्टर की कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं, बेसिकली एक वैल्यू है जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी, एसिड के लिए कुछ और, बेस के लिए कुछ और, सॉल्ट के लिए कुछ और, आयंस के लिए कुछ और, एलिमेंट के लिए कुछ और, एक वैल्यू है एन फैक्टर बस, ठीक है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, करेक्ट? यस सर। ओके। इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, एन फैक्टर का दूसरा नाम वैलेंसी फैक्टर, करेक्ट? चलो अभी देखो बेटा, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि एन फैक्टर की हेल्प से हम, देखो अब मैं एन फैक्टर खत्म करना होता तो बहुत जल्दी खत्म कर देता, लेकिन अब ये सोचो कि एन फैक्टर की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें भी पता करते जा रहे हैं। एन फैक्टर से अगर हमको पता है तो हमको उसका स्ट्रक्चर कैसे पता करना है वो भी बहुत आसान हो जाता है। ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, ये धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर बाकी सब लोग रटते हैं, लेकिन हमने समझ के रटा है। बात समझ में आ रही है? ये डिफरेंस है हम में और दूसरे बच्चों में। इसको रब कर दे बेटा पूरा। तो अगर वहाँ पे n फैक्टर 2 नहीं होता तो? n फैक्टर 2 नहीं होता तो अभी अगले केस करने जा रहे हैं बेटा, अभी वही n फैक्टर क्या क्या है, n फैक्टर जो होगा वही के उसी के हिसाब से करेंगे। n फैक्टर 1 है तो क्या करेंगे, n फैक्टर 2 है तो क्या करेंगे, n फैक्टर 4 है तो क्या करेंगे, सब बताता हूँ, ठीक है? इसको रब करें। ओके सर। आपको अधूरा ज्ञान नहीं छोड़ूंगा बेटा, सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। बस तुम लोग जिस जगह पे हो उसको ध्यान रखो कि आपको क्या मिल रहा है, बस उस चीज को अच्छे से पकड़ने की कोशिश करो, यही आपका काम है, बाकी सारी टेंशन मेरे पे छोड़ दो।
ठीक है। अब देखो, अगर हमने सल्फर के सारे ऑक्सी एसिड्स के एन फैक्टर के हेल्सन को स्ट्रक्चर भी जान लिया, अभी हम एसिड में ही चल रहे हैं, बेस में गए ही नहीं, ठीक है। अब एसिड में ही दूसरा केस आ जाता है, किसका? केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। हमें ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस पता करना है और उनके एन फैक्टर पता करना है और उनके स्ट्रक्चर भी पता करने, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे H3PO2 है, H3PO3 है और H3PO4, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे। ये 3 ऑक्सी एसिड्स हैं जो हमारे पूरे आगे यूज होंगे, इनके अलावा ज्यादा कोई यूज ही नहीं होता है, ज्यादा क्या यूज ही नहीं होता, यही 3 ज्यादा यूज होते हैं अपने काम में, तो इनको हम जरूर पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इनकी, जैसे सल्फर का एक बार फिक्स हो गया कि भैया सल्फर के चाहे जो ऑक्सी एसिड्स आए उसका एन फैक्टर 2 है, करेक्ट। बट फास्फोरस में ऐसा नहीं होता, फास्फोरस में एन फैक्टर वेरी करता है, तो भैया हमको रटना पड़ेगा। इसका मतलब रटना नहीं है, तरीका देखो, ठीक है। यहां पे जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम कर दो, तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1। इसमें ऑक्सीजन कितने? 3, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। इसमें ऑक्सीजन कितने? 4, तो एन फैक्टर कितना होगा? 3। देखो, फास्फोरस के एन फैक्टर वेरी करते हैं। अगर फास्फोरस के एन फैक्टर वेरी करते तो हम रटें कैसे? हमें रटना पड़ेगा क्या? नहीं, रटना नहीं, हमको समझना है। याद रखना एक बात कि जितने भी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं उनमें जितने ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से एक कम कर दो, वही उसका एन फैक्टर होता है इन 3 के केस में। क्लियर है बेटा? यस सर, रिपीट कर दीजिए। यस सर। मतलब जो इसमें ऑक्सीजन कितने? 2, तो इसका एन फैक्टर 1 हुआ। इसमें ऑक्सीजन कितने? 3, तो इसका एन फैक्टर 2 हुआ। इसमें ऑक्सीजन कितने? 4, इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 3। मतलब जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम कर दो, वही उसका एन फैक्टर, ठीक है। अब अगर एन फैक्टर पता है तो क्या मैं उसका स्ट्रक्चर बना सकता हूं? यस, ये बात देखनी है। अब बताओ, इसका एन फैक्टर 1 है। अगर इसका एन फैक्टर 1 है तो इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। हाइड्रोजन तो इसके पास 3 पड़े हैं, करेक्ट। तो अब बताओ बेटा, फास्फोरस, इसमें सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस है, तो फास्फोरस सेंट्रल एटम बनेगा। अब सेंट्रल एटम बन गया तो मेरा काम होना चाहिए ऑक्सी एसिड आना चाहिए, तो OH लग गया। फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है। तो भैया दूसरे जो हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे? तो वो एसिडिक नहीं होंगे। अगर वो एसिडिक होते तो वो निकल जाते, क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है, तो वो इसका मतलब दोनों अदर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं है। अगर वो एसिडिक नहीं है तो वो डायरेक्टली फास्फोरस से जुड़े, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े होंगे। यस या नो? यस सर। यही तो मैंने बात की कि जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होगा। अब जो एसिडिक नहीं है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे फास्फोरस है, उसके साथ जुड़े होंगे। बाकी डबल बॉन्ड O। जितने भी ऑक्सीजन बचे उनको पियो ऑक्सीजन पिला दो। बात समझ में आ रही? P डबल बॉन्ड O, डबल बार पिला दो, करेक्ट। अभी कहीं डाउट? नो सर। फिर से समझ लो, H3PO2 है, एन फैक्टर 1 है। एन फैक्टर 1 होने का मतलब एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक OH बॉन्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। और वो फास्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड होगा। अब बचे 2 हाइड्रोजन, तो उनका क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, एन फैक्टर ने बता दिया है, तो उसके पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है। एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो अदर 2 हाइड्रोजन जाएंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होने, तो फास्फोरस से अटैच्ड होंगे, और फिर जो बचेगा ऑक्सीजन वो डबल बॉन्ड O में चला जाएगा। करेक्ट बात बेटा? अब अगर स्टेट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ -2 होगा, -2 तो +1 इधर जाएगा, +1 इधर जाएगा। यस या नो? यस सर। Yes sir. हाइड्रोजन यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? बोलो बोलो। सर +1 +1 इसके साथ अटैच है ये नॉन मेटल। इसी के साथ में मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है तो कितना होता है? नहीं है सर। हाँ, क्या करेगा? -1 देगा,
और यहाँ पे +1 तो ये क्या देगा -1 देगा। -1 और बेटा ये -2 तो ये कितना देगा +2 +2 अगर One सब आए- जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 1 1 और x मान के भी निकाल लो वही आएगा। बोलो बेटा अगर अब जो क्वेश्चन को ये कर रहा था सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन अगर 2 ना हो तो ऐसे करेंगे। अब मान लो इसका n फैक्टर 2 है, मान लो क्या लो उसका n फैक्टर 2 है। अगर n फैक्टर 2 है तो अब बताओ क्या होगा बेटा, क्या 2 एसिडिक सर, दो। सर 2 Yes, एसिड sir. वो एसिडिक Yes, sir. हाइड्रोजन अल्कोहल पिला दो नशे में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऑक्सीजन दे दो, करेक्ट। अब क्या बचा हाइड्रोजन, एक H. एक हाइड्रोजन बचता है वो नॉन एसिडिक है तो डायरेक्टली अटैच्ड होगा, यस या नो। यस कितना आसान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -2 तो ये +1 देगा, इधर भी +1 देगा, ये -2 तो +2 देगा, ये -2 तो +1 इधर +1 इधर, और ये +1 है तो ये -1 देगा। अब बताओ यहाँ पे कितना आएगा +3। 3 अब मुझे बेटा ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग बना के बता दो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बनाओ। H3PO3 का H3PO4 का स्ट्रक्चर बताओ। आई थिंक सीख गया होगा अब तक, बन गया सर। बन गया। यस सर Yes, sir. सर बन गया। सारे लोगों का आवाज आना चाहिए बिल्कुल। यस सर। यस सर बहुत बढ़िया। चलो देखो यहाँ पे n फैक्टर 3 है तो क्या 3 OH ग्रुप होंगे, मतलब 3 अल्कोहल ग्रुप होंगे OH 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 OH, करेक्ट। ये 3 Yes, yes, sir. अब बचा क्या एक ऑक्सीजन, तो भैया इनको ऑक्सीजन पिला दो, यस या नो। यस यस सर ऑक्सीडेशन कितना आएगा +5. बताओ बेटा कितना आसान है, बहुत आसान है सर। सर हलवा है। बस n फैक्टर पता हो स्ट्रक्चर क्लियर। बताओ बेटा ये सही है कि नहीं। यस Yes, sir. लोग स्ट्रक्चर रटते हैं लेकिन हम रटेंगे नहीं, हम समझ के रटेंगे। देखो रटोगे तो एक दिन भूल जाओगे, लेकिन अगर समझ के रटोगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रखोगे, यस यस सर। अब एक काम और कर लेते हैं, ये इसका इन फैक्टर से कोई रिलेशन नहीं है लेकिन आईआईटी में इसका भी स्ट्रक्चर आया तो मैं बता ही देता हूँ साहब, ठीक है। आईआईटी में एक स्ट्रक्चर आया था, इसको रब कर दे, ये सब लोग कल यस सर यस यस सर। यस सर अब देखो एक आईआईटी में बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर आता है और उसमें काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं चूंकि वो फास्फोरस का स्ट्रक्चर ही है तो उसको भी बना के देख लेते हैं। तो एक स्ट्रक्चर आता है P4O6 एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरस और P4O10, ये दो स्ट्रक्चर आते हैं, इनका एन फैक्टर से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर हम कैसे याद करेंगे, हंसते हंसते स्ट्रक्चर सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आईआईटी में आया था, आईआईटी ने पूछा था कितने पीओपी बॉन्ड है, क्या पूछा था कितने पीओपी बॉन्ड है, करेक्ट। तो जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तो पीओपी बॉन्ड कैसे बनाएंगे, बताएंगे नहीं बता सकते। अपन लोग आते हैं यहाँ पे, अगर 4 फास्फोरस हैं तो इनको क्या करो 4 कोने में फास्फोरस ऐसे रख दो, समझ गए बेटा, 4 कोने में फास्फोरस रख दिया, 4 फास्फोरस 4 कोने में फास्फोरस। अब क्या करना है, जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है तो सबको पियो दो, पिला दो ऑक्सीजन, सबके बीच में थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन डाल दी, करेक्ट। पियो पियो। अब बताओ कितने यूज हो गए, 4, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या अभी भी बचते हुए हैं, ये भी तो कहेंगे भैया हमको भी जोड़ो। अरे वाह, अरे सर ठीक है सर कोई सर सिंपल सी बात है, शौक लगा। फिर से समझ लो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे क्या है, फास्फोरस 4 है तो हमने क्या किया, 4 फास्फोरस के बीच में 4 फास्फोरस ऐसे ऐसे रख दिए, करेक्ट। अब हमको क्या करना है, ऑक्सीजन है फास्फोरस है, 2 ही चीजें हैं, चारों फास्फोरस यूज हो गए मेरे, अब ऑक्सीजन बचे तो क्या करना है, सारे फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन पिला दो, ऑक्सीजन पिला दो। बेटा पियो पियो, ये तुम भी पियो, तुम भी पियो, सारे को पियो पियो दे दिए। अभी क्या ये भी बच गए ना, इनके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी तो इनको भी पिलाओ,
बात समझ में आ गई? Yes, तो sir. भर भर के ऑक्सीजन सबको पिला दिया, किसी के बीच में नहीं छोड़ा, सबको ऑक्सीजन दिया। करेक्ट, बन गया P4O6 का स्ट्रक्चर। अब बताओ POP बॉन्ड कितने? 6 So 6. अच्छा, P सिंगल बॉन्ड O कितने? 12 So 12. सिंपल सी बात है। करेक्ट। अब आ जाते हैं P4O10 का स्ट्रक्चर, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। फिर फास्फोरस 4 है, तो सबको भैया फास्फोरस है, 4 फास्फोरस रख दिए। सबको जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, PO बेटा, PO 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 PO, और तुम भी PO, और तुम भी PO। बात समझ में आ रही? सबको ऑक्सीजन दे दी। अभी क्या बचा? कितने ऑक्सीजन बचे? 4 फ्यूज हो गए, 4 बचे ना, तो भैया डबल डबल PO। बात समझ गए? ये P4O10 का स्ट्रक्चर है। क्या कोई दिक्कत है इसको बनाने में? No, sir. रट्टा भी मारो तो हंसते हंसते रट्टा भी मारो, मतलब मजा आ जाए। ठीक है, अब बताओ POP बॉन्ड इसमें कितने हैं? सर उतना ही है 6। और P सिंगल बॉन्ड हो कितने? सर 12. और P डबल बॉन्ड हो कितने? सर 4. 4 ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी मैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग में आऊंगा तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन भी पूछूंगा। करेक्ट, तो अभी उनकी आगे बात करेंगे। अभी ये बात समझ में आई कि नहीं, कि जो अगर इनके स्ट्रक्चर आ जाए तो बहुत आसानी से आप हंसते हंसते बना सकते हैं। यस या नो? सर शायद तो क्या होगा, ऐसा कुछ पढ़ा होगा तो जल्दी याद आ जाएगा, बाकी चीजें भूल जाती हैं। करेक्ट, आगे बढ़े हम। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। सर हाँ सर फास्फोरस की वैलेंसी अगर 3 होती है तो वो जो 3 बॉन्ड बनाएगा, हाँ। मतलब जितने भी एलिमेंट हो 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 5 बॉन्ड कैसे बना सकता है? अब इसका आंसर केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल। ओके सर, ठीक है, हम Tenth आपको का हम लोग सोच रहे हैं, हाँ 10th की चीजें सोच रहे हैं, केमिकल हाँ, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है तो ये अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकता है। भाई जैसे होता है ना कि मतलब 1 है या 2 है, अब पता चला तीसरी भी आ रही है तो मतलब ऑक्टेट एक्सपेंड कर लिया। एग्जांपल लिया सर। ऐसे करके चलो, अब अगर हमारे पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ, तीसरा केस नंबर 3 है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन हमें देखना है कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन का एन फैक्टर क्या होगा। तो इनका जितने भी ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन है, इनका एन फैक्टर ऑलवेज क्या होता है? 1। क्या होता है सर? पर आपने तो कहा था कि वो वैलेंसी पॉजिटिव होनी चाहिए। वैलेंसी नहीं सर, मतलब एन फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए, तो सर Cl माइनस का ऑक्सी एसिड्स है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन है, ठीक है, और इनका एन फैक्टर 1 आएगा। मैंने -1 नहीं लिखा। करेक्ट, अभी देखो बेटा, जितने ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन है, इवन क्लोरीन की जगह पे मैं क्या कह दूं, यहाँ पे X कैन बी Cl हेलोजन IF कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मतलब हम बना सिर्फ एक ही के लेते हैं क्योंकि आपको ये दिखेगा HClO2, HClO3, HClO4, सॉरी HClO, आपके ये हो गए 4 कंपाउंड, HClO, HClO2, HClO4, HClO3, HCl4। ठीक है, ये 4 आपके कंपाउंड है, आपके जो ऑक्सी एसिड्स आते हैं, इनका सभी का एन फैक्टर 1 है। अब अगर एन फैक्टर 1 है तो उसकी हेल्प से हम कैसे इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सर सिर्फ एक OH। हाँ, तो इस बार Single OH। देखिए एन फैक्टर 1 है तो Cl और इसके साथ एक OH लगा होगा, क्योंकि Cl और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो Cl सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। अगर Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होता? Cl के साथ। करेक्ट, तो इस वजह से ये इसका
स्ट्रक्चर होगा। अब हमें HClO2 में जाना है। HClO2 में फिर से n फैक्टर 1 है, तो बेटा ClOH तो रहेगा ही रहेगा, एक डबल बॉन्ड और आ जाएगा क्योंकि एक ऑक्सीजन बच गया ना। अब ऐसे ही HClO3 में आ जाए तो बेटा ClOH ये हमारा रहना है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, मतलब जो ऑक्सीजन बचे सब डबल बॉन्ड में भेज दो। अब अगर क्लोरीन की यहाँ पे वैलेंसी 1 होती है, CL क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 ही होती है, तो फिर इसमें डबल बॉन्ड मैं समझ जाओ ना, अभी सर ने इतना अच्छा एग्जांपल लिया था, उसे याद करो। Cl के साथ OH है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बेटा इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होती है, ये अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकते हैं, इस वजह से ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। करेक्ट सर डी ऑर्बिटल क्या होता है? हाँ, अब d ऑर्बिटल क्या होता है? तीन तरह Second last s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल। ठीक है। तो ये ऑर्बिटल एटॉमिक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पे पढ़ेंगे इनके बारे में बहुत अच्छा। तो सर 10 तक धोखा हुआ है पूरा। मैं पहले ही बोला था ना यार तुमको कि अभी तक तुमने जो केमिस्ट्री पढ़ी है वो भूल जाओ। सर केमिस्ट्री बेवफा है सर। सब लोग बड़े उससे बोल रहे थे कि सर बड़े उससे याद किया है, सब सही था। हाँ सर, उस समय सर सब बहुत उससे बोल रहे थे। कौन कौन बोल रहा था? सर सब सर कह नहीं रहे थे सर कि सर बहुत उससे याद किया है। हाँ, बहुत मेहनत लगी है। और मैं क्या कह रहा था, मैं उस समय भी हंस रहा था कि बेटा देखो अभी तुमको कुछ नहीं पता है, अभी तुम्हारा मतलब कुछ जो पढ़ा है भूल जाओ, अच्छा रहेगा। अभी जो आएगा वो बहुत कुछ ज्यादा खतरनाक होगा। हाँ सर, जितना पढ़ा हुआ था सब फेल हो गया। अभी तुम्हें मतलब ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, ठीक है। तो ज्ञान था सर। चलो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास अगर ये ऑक्सीएसिस ऑफ कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो उनको अगर हमें बनाना है, उनका सभी का फैक्टर 1 होता है, उसके बेसिस पे मैंने OH बना लिया, बाकी सारे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड पे लगा दिया। क्या क्लियर है सबको बेटा? यस सर। आप बताओ क्या इनका ऑक्सीडेशन बता सकते हो? क्या इसका +1 होगा? यस क्या सर। इसका +3 होगा? क्या इसका +5 होगा? क्या इसका +7 होगा? बोलो सही है? यस सर। वो बताने की जरूरत है कैसे होगा? पता है सर। पता है सर, अब पता है। इसका -2, इसका -2 तो +6 ये देगा, और -2 है तो ये +1 इधर, +1 इधर। यस सर। +7 आ गया। ये तो बचपन में हम लोग खेला करते थे, है ना? तो ये आपका HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इन सभी का n फैक्टर आपको क्लियर हो गया। तो मैंने कितने n फैक्टर क्लियर कर दिए? मतलब आपके वो तो जो क्लियर करे वो करे, साथ में मैंने क्या किया कि आपको सल्फर के जितने ऑक्सीडेशन होते हैं उनका n फैक्टर 1 होता है, क्लोरीन के जितने जितने सल्फर के ऑक्सी एसिड होते हैं उनका n फैक्टर 2 होता है, जितने क्लोरीन के, जितने आपके हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनका n फैक्टर कितना होता है? 1। सर सारे हैलोजेंस का? हाँ, सारे हैलोजन लिखा है ना यहाँ पे, HCl, Br, I कुछ भी हो, ठीक है। तो उन सभी ऑक्सी एसिड, जब हम बोलो बेटा। तो जब हम जैसे ये हैलोजेंस में जब सर फ्लोरीन लेंगे तो सर फ्लोरीन का ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, तो वो शिफ्ट हो जाएगा सर, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। ये पाया ही नहीं जाता, मतलब फ्लोरीन, इसीलिए मैंने क्लोरीन में बताया क्योंकि क्लोरीन के सारे ऑक्सी एसिड पाए जाते हैं, फ्लोरीन में से कुछ ऑक्सी एसिड नहीं पाए जाते हैं, कुछ आयोडीन के नहीं पाए जाते हैं। तो वो से n फैक्टर का काम क्या होता है? से n फैक्टर का काम क्या होता है? ये आगे बताएंगे सर साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, n फैक्टर क्या काम होता है ये बहुत आगे बहुत अच्छे से पता चलेगा, अभी देखते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाना हो गया। हाँ, क्या बनाना? स्ट्रक्चर बनाना। क्या बनाना? स्ट्रक्चर। एक तो स्ट्रक्चर बनाना होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब देखो बेटा, हमने क्या क्या एसिड पे पढ़ लिया, सल्फर का पढ़ लिया, क्लोरीन का पढ़ लिया, फास्फोरस का पढ़ लिया। इनके n फैक्टर की हेल्प से हम इनके स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, जिसमें हमको पता है कि क्लोरीन का कोई भी आए उसका n फैक्टर 1 होगा, और ब्रोमीन का कोई भी आए उसका n फैक्टर 1 होगा, फ्लोरीन का कोई भी आए उसका n फैक्टर 1 होगा, आयोडीन का ऑक्सी एसिड है उसका भी n फैक्टर। ऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें O और H बॉन्ड होता है, क्लियर। ऐसे सल्फर में आपके जितने भी ऑक्सीजन उनका n फैक्टर 2 होगा, जितने फास्फोरस हैं H3PO2, H3PO3, H3PO4, जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम n फैक्टर होता है, बस उसी की हेल्प से हमने उनके स्ट्रक्चर बना दिया। क्या क्लियर है सबको? अभी कोई डाउट नहीं है इसमें? नो सर। क्लियर भी हो गया, याद भी हो गया।
बहुत बढ़िया। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि याद करना चाहो तो तुरंत याद हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं बेटा। अब देखो हम लोग उसमें चलते हैं। हमने एसिडिक वाला कर लिया, एलिमेंट वाला कर लिया। अब उसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या था आपका? बेस। बेस का एन फैक्टर क्या होता है? ठीक है, एन फैक्टर फॉर बेस, एन फैक्टर फॉर बेस। तो बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर इक्वल टू एसिडिटी। एसिडिटी जो एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस मतलब कितने OH माइनस वो दे देगा, तो वही उसका आपका एन फैक्टर होगा। या हम इसको कहते हैं एन फैक्टर इक्वल टू नंबर मोल्स ऑफ OH माइनस आयन रिप्लेसेबल per mole of base। पर मोल ऑफ बेस जो आपका जितना OH माइनस रिप्लेस होगा वही उसका क्या हो जाएगा? एन फैक्टर। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। NaOH है, NaOH क्या करेगा? Na प्लस और OH माइनस में जाएगा। यस या नो? यस सर। इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 1। CaOH का होल ट्वाइस है, ये कैसे जाएगा? Ca2 प्लस और 2OH माइनस। अब बताओ एक मोल कितने मोल दे रहा है? 2 मोल OH माइनस दे रहा है। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ही आपका AlOH का होल थ्राइस है, तो क्या करेगा? Al3 प्लस और 3OH माइनस। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। करेक्ट। ऐसे ही आपका NH4OH है, NH4OH है, कैसे जाएगा? NH4 प्लस OH माइनस। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? आपका 1। ऐसे ही आपका FeOH का होल थ्राइस है, बताओ Fe3 प्लस और 3OH माइनस। एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 3। मतलब कोई भी कंपाउंड ले लो जिसमें वो एक मोल जितने OH माइनस देगा वही उसका क्या हो जाएगा? एन फैक्टर। यस या नो? सर अगर बेस ऑक्साइड है तो फिर क्या होगा? बेस ऑक्साइड है तो अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इसीलिए केस बना रहे हैं। देखो एन फैक्टर में एक बहुत सिंपल सी चीज है, बात समझ लो कि हमेशा आपको क्या देखना है कि आपका कौन सा केस है, एलिमेंट वाला केस है या एसिड वाला केस है या बेस वाला केस है। अब ऑक्साइड है तो क्या होगा? ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अभी वो भी ऑक्साइड वाला भी केस देख लेते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी इसी में बात कर लेते हैं ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स, तो ऑक्साइड्स मान लो CaO है, तो CaO को वाटर से रिएक्शन कराने के बाद वो बनेगा क्या? CH का होल ट्वाइस, उसको वाटर में डाल दो, ठीक है, तो क्या बनाएगा? Ca। तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। बात समझ में आ रही? मतलब जो भी ऑक्साइड है उसको वाटर में डालने के बाद जो बनेगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे मान लो SO3 है, ठीक है, और उसको वाटर में डाल दो तो क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2। बात समझ गया? मान लो BaO है और इसको वाटर में डाल दो तो क्या बन जाएगा? BaOH का होल ट्वाइस। इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 2। बात समझ में आ गई? अगर जो उनका ऑक्साइड है तो उनको वाटर में डालने के बाद जो वो बनता है वही उसका एन फैक्टर होगा। क्लियर बात? यस सर। बहुत बढ़िया। तो बेटा आपने एन फैक्टर बेस का पढ़ लिया, ऑक्साइड वाला भी पढ़ लिया। अभी हम एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम सॉल्ट वाला देखते हैं। यस सर, यस सर। हो गया सर? कर लियो। तो ऑक्साइड का नाम बताइए। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। बस ऑक्साइड का ना हटाइए, बाकी हटा दीजिए। ठीक। लास्ट वाले 2 इक्वेशन हटाइएगा। तो सेकंड वाला ऑक्साइड कौन सा है? एस आगे पिक नहीं है। सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो अगला हम देखते हैं क्या हमारे पास आ गया। बेस हो गया, थर्ड केस, थर्ड वाला मतलब सी पार्ट हो गया आपका न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का हमें एन फैक्टर बताना है। न्यूट्रल सॉल्ट का एन फैक्टर बताने के लिए एक बात बताओ मुझे, वो न्यूट्रल है, अगर वो न्यूट्रल है तो क्या होना चाहिए वहां पे? वो बेसिकली आपका जितने उसमें केटायन होंगे उतने ही उसमें एनायन होने चाहिए कि नहीं?
यस यस सर बोलो सही है कि नहीं? यस यस जितने उसमें केटायन होने चाहिए उतने ही उसमें एनायन भी होने चाहिए, ये बात करेक्ट है। क्योंकि अगर वो न्यूट्रल है तो जितने केटायन होंगे उतने ही एनायन होंगे, तभी वो न्यूट्रल हो पाएगा। करेक्ट। तो जब भी हम न्यूट्रल सॉल्ट ले लेते हैं तो एन फैक्टर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से। एन फैक्टर इक्वल टू moles of cationic charge or anionic charge. Moles of cationic charge, moles of anionic charge per mole of salt, per mole of salt. एक मोल सॉल्ट में कितने मोल केटायनिक चार्ज होगा और कितने मोल एनायनिक चार्ज होगा, ये डिसाइड करेगा आपका कि एन फैक्टर क्या होगा। यस या नो? यस सर। बोलो सही है। अब बेटा यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास NaCl है, मान लो हमारे पास NaCl है, तो वो कैसे जाएगा? Na+ और Cl- में जाएगा। बोलो सही है। यस सर। अब इसका जब 1 मोल था तो इसके पास 1 मोल केटायनिक चार्ज है, 1 मोल एनायनिक चार्ज है। बोलो सही है कि नहीं? तो इसका फैक्टर क्या आएगा? 1 अगर हमारे पास MgCl2 है तो ये किस में जाएगा? Mg2+ में और 2Cl-। तो इसके पास 2 मोल केटायनिक चार्ज है, 2 मोल एनायनिक चार्ज है, तो टोटल एन फैक्टर क्या होगा? 2। क्योंकि जितने मोल केटायन, चाहे केटायन गिन लो चाहे एनायन गिन लो, बस जितने मोल केटायनिक चार्ज उतने मोल एनायनिक चार्ज, बस इतना होना चाहिए। ठीक है। अगर हमारे पास AlCl3 है तो कैसे जाएगा? Al3+ और 3Cl-। इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 3। अगर हमारे पास मान लो Na3PO4 है तो कैसे जाएगा? 3Na+ और PO4 3-। बोलो इसका एन फैक्टर क्या होगा? 3। मेरे पास Al2SO4 होल थ्राइस है, इसका एन फैक्टर क्या होगा? Al2SO4 होल सर 6 कि नहीं? क्योंकि इसको ब्रेक करने का तरीका बताया था मैंने कि 2 आगे कर दो, Al लिखो और उसमें चार्ज 3 रख दो, 3 आगे करो, SO4 रखो और 2 चार्ज रखो। ब्रेक करना बताया था। यस सर। अब मुझे बताओ, यहाँ से 6 इसका चार्ज आया, 6 इसका चार्ज आया, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 6। बोलो सही है। और ये न्यूट्रल है तो 6 केटायन होगा, 6 एनायन होगा, टोटल चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। यस या नो? यस सर। अब बेटा यहाँ पे अगली चीज देख लो। अब आप मोहर सॉल्ट जानते हो? मोहर सॉल्ट क्या होता है? पढ़ा था सर कहीं। पढ़ा था? लंबा सा कुछ होता है। बचपन में कभी पढ़ा था लेकिन भूल गए। क्या याद मामला कुछ बताओ। तुम लोग 9th 10th की सारी चीजें याद करो, बस जो याद करना था वो याद नहीं करो। ठीक है। अरे बहुत लंबा था। FeSO4 dot NH4 twice SO4 dot 6s2, ये होता है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का पूछा है कि एन फैक्टर बताओ, मोहर सॉल्ट का एन फैक्टर बताओ। तो बेटा इस केस में याद रखिएगा कि अगर इसका एन फैक्टर, अब इतना तुम जान गए, बताओ इसका अच्छा एन फैक्टर बता दो। एक मोहर सॉल्ट, एक आप वो जानते हो एलम, यस, पोटास एलम। K2SO4 SO4 24 H2O क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 24 H2O डॉट 24 H2O। बहुत बढ़िया। अब बेटा इन दोनों के एन फैक्टर बताने। ये सॉल्ट ही है और न्यूट्रल सॉल्ट है, एन फैक्टर बताओ। सर 2। इसका 2 ऊपर का? यस सर। मोर सॉल्ट का 2 होता है। अरे डर क्या रहे भैया, बताओ यार। यस, हाँ सर होता है। यस सर। आगे बहुत बढ़िया। अगला कोई? अगला कोई है बंदा जो बता सके? 4 सर 4 होगा।
4 सर पोटैश एलएम का 6 कैसे 4 होता है? सर पोटैश एलएम का 6 पोटास एलएम का 6 सर 6 यस बेटा। अब इसको देखो, इसको ब्रेक करना आना चाहिए। कैसे ब्रेक करेंगे? Fe2+ और SO4 2-, ठीक है। और इधर इसको कैसे ब्रेक करेंगे? डॉट 2NH4 2NH4 प्लस SO4 2-। अच्छा, ये वाटर है, वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में 6H2O लगा हुआ डॉट में, तो मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में, वो ब्रेक नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रखा है। बात समझ गए? तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे केटानिक चार्ज कितना है और एनायनिक चार्ज कितना है? यहाँ पे 2 केटानिक चार्ज है, यहाँ पे 2 केटानिक चार्ज है, 4 हो गया। एनायनिक चार्ज यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गया। मतलब 4 केटानिक चार्ज है, 4 एनायनिक चार्ज है, तो 4 ही इसका आपका एन फैक्टर होगा। यस या नो? यस सर। बहुत बढ़िया। इसका बताओ सर ये कैसे हो सर? 8 सर Al3 plus 3SO4 2- डॉट 24H2। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एन फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे चार्ज कितना हुआ? 2, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितना हुआ? 6, और 6 का +2 कितना हो गया? 8। यहाँ पे SO4 2 है और यहाँ से 6 है, तो 8 हो गया। एन फैक्टर कितना है? 8। मतलब कुल मिला के अगर कोई सॉल्यूशन, कोई आपको मोर सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट दिया है, तो आप उसको ब्रेक करना सीख लो, और ब्रेक करके जो केटानिक चार्ज है, जो एनायनिक चार्ज है, उनको जोड़ दो, वही आपका क्या हो जाएगा? अगर केटानिक जोड़ दो तो केटानिक जोड़ो, अगर एनायनिक जोड़ लो तो एनायनिक जोड़ो, क्योंकि वो दोनों ही इक्वल होते हैं। यस या नो? यस। अभी तक बताओ कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। मजा आ रहा है आज की क्लास में? मजा आ रही सर। यस सर। यस सर। अब करें इसको? कर दिया मत करिएगा अब, सही है। इधर जो सॉल्ट साइन का करिए, अच्छा, मत करिएगा। कर दूं? हाँ ये बहुत बढ़िया। अब आप लोग बढ़िया सीख रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? एलिमेंट के लिए पढ़ लिया, हमने बेस के लिए पढ़ लिया, एलिमेंट के लिए पढ़ लिया, कंपाउंड में एसिड, बेस, सॉल्ट, ये पढ़ लिया हमने। करेक्ट है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा वाला, वो क्या है? आयंस। आयंस का एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। जो आयंस में चार्ज होगा वही आपका एन फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास Mg2+ है, इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2। मेरे पास SO4 2- है, इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2। अगर मेरे पास PO4 3- है, इसका एन फैक्टर क्या होगा? 3। अगर मेरे पास Al3+ है, इसका एन फैक्टर क्या होगा? 3। अगर मेरे पास NH4+ है, इसका एन फैक्टर क्या होगा? 1। बात समझ में आ रही? जो चार्ज है वही चार्ज ऑन आयन ही एन फैक्टर होगा, और वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो पक्की बात है, यहाँ माइनस है लेकिन उसको लेंगे क्या? करेक्ट। एंजॉय करो यार, केमिस्ट्री को रट्टा वट्टा मत समझो, थोड़ा सा एंजॉय करो कहीं भी। एसिड के केस में पढ़ लिया, बेस, सॉल्ट हम सब लोग पढ़ चुके हैं, आयंस भी पढ़ चुके हैं। अब एक और केस बचता है, उसमें आ जाता है। इसको रब करें? यस सर। यस सर। यस सर। और मैं आपको फिर से बता दूं कि एन फैक्टर अभी मैं इतने मन से पढ़ा रहा हूं, आपको इतना अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैं इसका यूज करने जाऊंगा तो आपको लगेगा सर एक बार एन फैक्टर और पढ़ा दो। इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार नहीं पढ़ा पाता हूँ, और इसको मैं अपलोड कर दूंगा, जितनी बार देखना उतनी बार देखो। करेक्ट? और ये बात में याद रखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ ये होगा। इसको रब करूं? यस सर। यस सर। जो मैं कह देता हूँ वो होता है, जैसे कि मैंने बैलेंसिंग में कहा था वैसा ही हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं
सॉल्ट आयन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास अभी तक हम सिर्फ आयंस या कंपाउंड या सॉल्ट्स या एसिड या बेस या एलिमेंट के लिए पढ़ रहे थे। अभी तक हमने कहीं रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ा। अब हम रिएक्शंस के एन फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं चौथा केस, एसिड बेस रिएक्शंस। जहां पे एसिड बेस रिएक्शन होंगी उसका एन फैक्टर हमको पता करना, एसिड बेस रिएक्शन का एन फैक्टर, ठीक है। तो आप समझिएगा, एसिड बेस रिएक्शन का एन फैक्टर पता करने के लिए एन फैक्टर इक्वल टू मोल्स ऑफ H plus और OH minus ion replaced per mole of एसिड और बेस। देखो इसमें और उसमें फर्क है, वहां पे क्या था, पर मोल रिप्लेसेबल था, यहाँ पे क्या रिप्लेस्ड। रिएक्शन में जो रिप्लेस्ड हो चुका है वो रिएक्शन लिखे होगा, आपको लिख के देगा, और उसमें जो रिप्लेस्ड होगा वो बताना है। लेकिन एसिड अकेले, केवल एसिड अकेले लिखा होता, कहीं रिएक्शन ना होती तो रिप्लेसेबल, मैक्सिमम रिप्लेसेबल, और रिएक्शन में आ जाएगा तो रिप्लेस्ड। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारे पास H2SO4 की और उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दो तो ये प्रोडक्ट बना दे NaHSO4 और प्लस वाटर, ये रिएक्शन लिखिए। अब आपसे कहता है कि इसका एन फैक्टर बताओ, H2SO4 का, NaOH का नहीं, H2SO4 का एन फैक्टर बताओ। तो बताओ H2SO4 का एन फैक्टर मैक्सिमम क्या होता है, 2 सर 2, क्योंकि 2 H प्लस वो मैक्सिमम रिप्लेस कर सकता है, रिप्लेसेबल है उसके, ठीक है। बेस आएगा तो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करेगा, और H2SO4 में 2 एसिडिक हाइड्रोजन, देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर याद है ना। यस सर। तो इसके बाद 2 एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। अब अगर मान लो NaOH आया और इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे Na+ लगा दिया तो क्या हुआ, एक H+ रिप्लेस होगा कि नहीं? यस सर। इसका स्ट्रक्चर मैंने ये लिखा हुआ है, बताओ। यस सर। यस सर। हाइड्रोजन लगा दिए, Na लगा दिए, बाकी वही H2SO4 से ही तो स्ट्रक्चर बना है। मतलब इसके रिप्लेसेबल थे 2 हाइड्रोजन, लेकिन रिप्लेस हुआ 1 हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड पर मोल ऑफ दैट एसिड, तो यहाँ पे फैक्टर क्या है, 1। होना चाहिए था 2 रिप्लेस, लेकिन हुआ 1 ही, तो इसका फैक्टर 1 आ जाएगा। और ऐसे ही H2SO4 है और इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराएं और रिएक्शन हम लिख दें Na2SO4 और प्लस वाटर। अब बताओ यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2। इसके 2 H थे, दोनों के दोनों रिप्लेस हो गए। बात समझ में आ रही है, यस या नो? यस यस सर। इसका एन फैक्टर आ गया, क्लियर, बात बिल्कुल पक्की है। अब अगर मान लो मैं और एक क्वेश्चन देता हूं आपको, अब मैं आपसे कहता हूं कि H3PO4 है, H3PO4 का मैक्सिमम एन फैक्टर कितना होता है, 3। और इसको NaOH के साथ रिएक्शन करा दें और हम यहाँ पे बनाए Na2HPO4 और प्लस वाटर। अब इसका एन फैक्टर बताओ, 2। रिप्लेसेबल थे 3, लेकिन 2 रिप्लेस हुए हैं, तो रिप्लेस्ड कितने हुए, 2। फैक्टर यही होगा। क्या इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो? यस सर। यस सर। क्योंकि 3 OH होते हैं इसके पास रिप्लेसेबल। अब इसमें से रिप्लेस कितने कर दिए, 2, तो एक यहां से चला गया, एक यहां से चला गया। क्या यही इसका स्ट्रक्चर होगा? बोलो बेटा। यस सर। यस नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। तो H3PO4 के NaOH से रिएक्शन हुआ, तो मतलब आपको एक बात समझनी है कि कितने H+ रिप्लेस्ड हो रहे हैं
पर मोल ऑफ दैट एसिड, यही उसका एन फैक्टर होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। करेक्ट? कोई दिक्कत? यस सर। ओ सर नहीं है ना? तो नोट करो फिर बेटा इसको। सर कर लिया। हो गया सर कर लिया। सर अब सर छुट्टी देंगे? कहाँ छुट्टी दे? उस दिन भी जल्दी देती थी, आज भी दे। सर 10 मिनट जल्दी सर। अरे सर दो क्लासेस एक साथ पूरी 2-2 घंटे की हो जाती है सर। 4 घंटा 15 मिनट सर कोई सर ब्रेक नहीं दर्द रहता में सर पूरा। Yes, sir. सर टाइमिंग्स थोड़ी चेंज करवा दीजिए। नींद आ रही है सर। एक बात एक सर आप ही है जो सर सर बीच में 1 घंटे का गैप मिल जाए ना तो सही रहेगा। क्लास करते करते सो जाएंगे हम। सर को बोल लेने दो अब। केमिस्ट्री क्लास इतनी बोरिंग होती है कि नींद आनी चाहिए। नहीं नहीं सर। आप अपनी क्लास की तो थकान होती है। आप पढ़ाएंगे तो सर पहले रखा कीजिए क्लास एनर्जेटिक। हाँ हाँ सर आप अरे सर आप पढ़ाएंगे। सर आपकी क्लास सुबह होनी चाहिए। अरे सर बस वाह, क्लासेस के बीच में एटलीस्ट 1 सुबह घंटे उठ का के टाइम दे दीजिए सर। अरे सर आप पढ़ाएंगे तो एटम बम सर आधा घंटा भी चलेगा। हाँ। चलो अच्छा ऐसा देखते हैं और आगे। अरे सर हाँ छोड़ देते सर। अरे कहाँ, अभी बहुत टाइम है। 45 अभी तो सर- बीत ही हुआ। सर 10 मिनट है सर। सर 25 मिनट में क्या हो जाएगा 25 सर? मिनट है। छोड़ दीजिए। 25 मिनट है। 45 पे खत्म होती है। तुम लोग आदत बना लेते हो। पिछली क्लास में भी जल्दी छोड़ दिए, इस वाली क्लास में यार सर छोड़ दो। सर तो बिल्कुल बस ऐसे ही। अरे सर आप सर, सर सर अच्छे ने हैं भी सर, छोड़ दिया था। इसीलिए सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यार। हाँ। अब हमारे पास अगली रिएक्शन है जो केस नंबर कौन सा 5 वाला है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शंस में एन फैक्टर बताना है और सबसे खतरनाक यही है। अगर इसको नहीं समझा तो आप टाइट्रेशन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। करेक्ट है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होंगे जो टाइट्रेशन से डरते होंगे, लेकिन 10th क्लास तक तो ऐसा कुछ खास है नहीं, डरे नहीं होगा। डरे हो? कितने लोग हैं जिनको सीबीएसई से डर लगता है? पहली बार सुनाई है भाई। स्टार्टिंग में में तो लगा नाम ही नहीं सुना। डेफिनेशन लिखी थी टाइट्रेशन एक ही चैप्टर में था। नहीं है। पढ़ा ही नहीं है V2 जैसा पढ़ा है। M1 V1 equal to M2 V2। यस सर ये पढ़ा। यस सर ये पढ़ा। इसी को टाइट्रेशन बोलते हैं। वो फॉर्मूला लगाना सीख गए हो ना? यस सर। अच्छा 10th तक वो फॉर्मूला लगाने में कितना मजा आता था, समझ में आता था? कौन सा? M1 V1 is equal to M2 V2। सर 10 सर आसान होता है। चल, अब देखो कुछ बहुत खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। एन फैक्टर क्या होगा? ठीक है, एन फैक्टर इक्वल टू फ्रीज हो गया सर। आगे मुझे पता चल जाता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर मोल ऑफ कंपाउंड और आयंस, जो भी हो। ठीक है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट पर मोल ऑफ कंपाउंड और आयन, यही क्या होगा उसका एन फैक्टर। ठीक है, अब इसको जो स्कूल में बताते हैं बहुत बैलेंस करके लंबा सा बताते हैं, मैं एक लाइन में सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे एन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, रेडॉक्स में क्या हो सकता है? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है, वो रिडक्शन रिएक्शन हो सकती है, या वो रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। ये सभी के लिए रेडॉक्स मतलब, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन से मतलब है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर आपका रिडक्शन रिएक्शन है या फिर दोनों है साथ में। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है। पहली कैटेगरी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब अगर हमारे पास क्या दिया है, MnO4 माइनस, KMnO4 जानते हो ना? यस सर। और ये जा रहा है प्लस में,
ठीक है, Mn2+ में। और हमेशा याद रखिएगा कि एसिडिक मीडियम अगर पड़ा है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में पड़ा है, तो वो हमेशा Mn2+ में जाएगा, ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि KMnO4 प्रेजेंट इन एसिडिक मीडियम, तो वो Mn2+ में जाएगा, सोचने की बात ही नहीं। करेक्ट, ये है। अब कह रहा है इसका n फैक्टर बताओ। क्या कह रहा है? इसका n फैक्टर बताओ। अब मुझे बताओ इसका n फैक्टर अगर हमको बताना है तो क्या होगा? तो क्या ये रिडक्शन हो रहा है? क्योंकि यहाँ +7 ऑक्सीडेशन है और ये प्लस चला जा रहा है। क्या ये रिडक्शन है? यस सर। इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ठीक है, पर मोल कितने गेन होंगे यही बात निकाल लें तो काम हो जाएगा। यस सर। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, +7 से +2 जा रहा है, कितने का चेंज? 5 बेटा इसका n फैक्टर कितना होगा? 5 बात समझ गए? अब इसको अगर प्रूफ करना है तो वो भी करके दिखा देता हूं। जैसे कि मान लो MnO4 से KMnO4 हटा दो और Mn2+ में रख दो। अब मुझे बताओ इसको बैलेंस करना है मुझे। क्या बैलेंस करना सिखाया गया? पहले एलिमेंट बैलेंस करो, बैलेंस एलिमेंट। यस सर। अब क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन 4H2O। ऑक्सीजन कितने? 4 यहाँ पे है तो 4H2 यहाँ ऐड कर दे। बोलो सही है? यस अब मेरे पास हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 8H+। सर 8H+ एसिडिक मीडियम। करेक्ट। अब चार्ज बैलेंस करो, इधर -1 8+ +7 और इधर +2, तो क्या यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन करेंगे? यस सर। तो इसका कितना हो गया? 5। इतना लंबा कौन करेगा? इतना टाइम किसके पास है? सीधा ऐसे करो ना, +7 से +2 जा रहा है, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब 5 n फैक्टर आ गया। बोलो सही है? सर बहुत सही है सर। यस सर। इसका लंबा मेथड ये है बता दिया मैंने, और इसका शॉर्टकट ये। समझ गए कि मतलब ऑक्सीडेशन चेंज देख लो, जिसका ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है। अब इसमें KMnO4 में और कोई ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, सिर्फ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? मैग्नीज। तो मैग्नीज +7 से +2 जा रहा है, तो टोटल चेंज कितना हो गया? 5 का, वही उसका n फैक्टर हो गया। अब अगर हम KMnO4 एक मिनट बेटा, अब अगर हम KMnO4 को बेसिक मीडियम में डालें, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में डाल देते हैं। KMnO4 को हम न्यूट्रल मीडियम में डाल देते हैं, तो ये आपका चला जाता है MnO2 में। न्यूट्रल मीडियम में फिक्स है कि वो MnO2 में जाएगा। अब बताओ इसका n फैक्टर कितना होगा? क्या यहाँ +7 है? सर 3 और 4 में जा रहा है, क्या 3 होगा n फैक्टर? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब बताओ KMnO4 है और ये हम बेसिक मीडियम में डाल रहे हैं, बेसिक मीडियम में, तो ये क्या हो जाता है? MnO4 2- में चला जाता है। अब बताओ यहाँ पे 1 है +7 और यहाँ पे कितना है? 1 +6 n फैक्टर 1 आएगा। यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही आपके पास है K2Cr2O7, ठीक है। इसका भी फिक्स होता है कि अगर एसिडिक मीडियम में डाला तो ये आपका Cr3+ में जाएगा। अब बताओ इसका n फैक्टर कितना होगा? 6 क्योंकि +6 सर 3 सर +6 से +3 जा रहा है, कितने का चेंज? 3 का चेंज। लेकिन पर मॉलिक्यूल, पर एटम या पर मॉलिक्यूल पूछा है ना, पर मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अब बताओ इसका 1 मोल कितना है? इसके 1 मोल से 3 का चेंज हो रहा है, 2 के लिए कितने का चेंज होगा? 6। और आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो, वही बताया था कि ये 6 + 2 12 हो गया, और यहाँ पे एटम बैलेंस कर दो 2 हो गया, तो इसमें कितना चार्ज आ गया? 6। तो 6 12 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 6। निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि सीधा क्या करो, चेंज देखो पर एटम या पर मॉलिक्यूल, सिंपल आपका n फैक्टर। न्यूट्रल वाला एक और बार बताइए। हाँ कौन सा? न्यूट्रल वाला। 7 से +4 जा रहा है, कितने का चेंज? 3 का चेंज। 3 का n फैक्टर 3 हो गया। अब देखो अगला है
H2 मतलब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूट्रल है, बेसिक है या फिर एसिडिक मीडियम? फर्क पड़ता है ना, अगर यही KMnO4 एसिडिक में डालोगे तो यहाँ जाएगा, यही न्यूट्रल में डालोगे तो यहाँ जाएगा, बेसिक में डालोगे तो यहाँ जाएगा, लेकिन इसका एक ही है, केवल एसिडिक मीडियम में बिहेवियर शो करता है, बेसिक में नहीं शो करता, न्यूट्रल में नहीं शो करता। ठीक है। H2C2O4 को अगर एसिड में डालेंगे तो ये कहाँ जाएगा? CO2। बेटा ये सारे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बताओ इसका एन फैक्टर कितना आएगा? कितना आएगा एन फैक्टर? सर 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना है? +3। यस सर। कहाँ जा रहा है? +4। यस या नो? यस सर। +4 जा रहा है, कितने का चेंज? 1 का, लेकिन एलिमेंट कितने? 2। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। बोलो सही है बेटा। क्या इसमें और इसमें, इन चारों में रिडक्शन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, पर मोल ऑफ दैट एलिमेंट या पर मोल ऑफ दैट आयन या पर मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल, वही उसका एन फैक्टर होता है, निकाल सकते हैं यहाँ से। बोलो बेटा। यस सर। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा तो आप कर देंगे? यस सर। अगर होमवर्क में देंगे तो सर जल्दी हो जाएगा। नहीं अभी करें ना सर छोड़ दिए सर, मैं नेट खत्म हो गया सर। नेटवर्क खत्म ही होने वाला है सर। सर बाय सर, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ, मेरा नेट खत्म हो गया। I2 goes to I माइनस, ठीक है, और दूसरा है सर 2। 4 goes to S3PO2 माइनस, करेक्ट, और S2O3 2 माइनस goes to S4O6 2 माइनस। इनका एन फैक्टर बताना है। सर दूसरे का 4। पहले दूसरा होगा 0 से कहां जा रहा है? -1। कितने का चेंज? 1 का चेंज। 2 के लिए कितने का चेंज होगा? 2। बिल्कुल सही बात, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 0 है, और 0 से कहां जा रहा है आपका? +1। 0 से कहां जा रहा है? +1। कितने का चेंज? 1। 4 एलिमेंट के लिए कितने? 4। बहुत बढ़िया। यस सर। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। यहाँ पे कितना है? +2.5। +2। ठीक है, अभी निकाला था ना S4O6 2 माइनस, ये वही है S2SO। हाँ ये एवरेज 2.5 आ रहा था। अब अगर इसका एन फैक्टर निकालना है तो आप देखो, +2 से कहां जा रहा है? +2.5। 10 चेंज 0.5। लेकिन 5 into 1। 2 एन फैक्टर कितना आएगा? 1। अगर इसके रिस्पेक्ट में लेते तो कितना आता? यहां से हम चलते, इसके रिस्पेक्ट में लेते तो 0.5 का डिफरेंस है, 4 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर एक बार फिर बता दीजिए सर। 4 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका 2 है, जो जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, जिसका एन फैक्टर निकालना है उसी का देखना है, हमको एन फैक्टर इसका निकालना है, तो इसका एन फैक्टर में इसके एलिमेंट कितने हैं? 2, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यस सर। समझ गए? सर H3PO2 में माइनस क्यों लगा है? कहाँ माइनस? उसका ये H2PO2 होगा। हाँ, सही है, बिल्कुल सही बेटा। एक बार ऊपर से बता दीजिए सर। कहाँ से? यहाँ से? नहीं सर, इस साइड से। इसमें? यस सर। बेटा ये 0 है, -1 जा रहा है, कितने का चेंज? 1 का। 1 का, और 2 एलिमेंट है तो कितने का चेंज? 2 का। यहाँ 0 से +1 जा रहा है, कितने का चेंज? 1 का, और 4 एलिमेंट है तो कितने का चेंज? यस सर। यहाँ पे +2 से +2.5 जा रहा है, 2 एलिमेंट है, कितना होगा? क्या बात सबको समझ में आ रही बेटा? यस सर। यस या नो? यस सर। यस सर। भी निकालना हो आप, यस सर। आसान से एन फैक्टर निकाल सकते हैं, चाहे रेडॉक्स हो, कहीं चाहे कुछ हो, करेक्ट। तो आज हमने जो सीखा है कि हमने एन फैक्टर निकालना सीखा, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, एलिमेंट का, आयन का, एसिड बेस रिएक्शन का, और रेडॉक्स रिएक्शन का। अभी ये खत्म नहीं हुआ एन फैक्टर, अभी फिर भी बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? अभी तो सिर्फ क्या हो रहा था, इसमें एक ही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है या एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है।
अभी क्या होगा, एक ही कंपाउंड के दो एलिमेंट या तो ऑक्सीडाइज होंगे या तो रिड्यूस होंगे। अच्छा ये भी हो सकता है कि एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और एक एलिमेंट रिड्यूस हो। ऐसे सारे केसेस हम इसके आगे करेंगे, वो जो सबसे डिफिकल्ट केस है। ठीक है, आप उसका होमवर्क देंगे क्या? हाँ सर आप उसका होमवर्क देंगे? होमवर्क नहीं देंगे, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ठीक है सर। सर इक्विवेलेंट वेट